3 के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहले जो हमने पढ़ा था थोड़ा सा उसको पढ़ लेते हैं। तो कि व्हाट इज़ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी है क्या। तो साइकोलॉजी आई कहाँ से, उसके बारे में हमने बात की थी कि साइकोलॉजी वर्ड जो है वो ग्रीक से आया, और ग्रीक के 2 शब्दों को मिलाकर साइकोलॉजी शब्द बनता है, जिसका पहला वर्ड है साइकी और दूसरा वर्ड है लोगोस। तो साइकी का मीनिंग होता है सोल, और लोगोस का मीनिंग होता है साइंस। तो साइकोलॉजी बेसिकली जो हमारा बना है वो साइकी और लोगों से मिलके बना है। और इसकी जो स्टडी होती है, जो साइकोलॉजी की स्टडी है, वो किसके ऊपर है, आपके माइंड पर, आपकी सोल पर। तो सोल और माइंड की स्टडी के लिए हमें 3 मेन पॉइंट जो हैं हमारे, जिसमें पहला हमारा पॉइंट था मेंटल प्रोसेस। हम प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, मेंटल प्रोसेस हमारा किस तरीके से होता है। तो मेंटल प्रोसेस की अलग अलग चीज़ें हैं। मेंटल प्रोसेस में हमारे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि मेंटल हम प्रोसेस किस तरीके से करते हैं, किसी भी काम को हम किस तरीके से प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के उसको सीक्वेंसिंग, हम उसकी सीक्वेंसिंग कैसे करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंसिंग सामने वाले के से मैच करे। हमारा काम ज़रूरी नहीं होता कि सामने वाला अगर स्टेप बाय स्टेप उस तरीके से काम कर रहा है तो हमारे भी वो स्टेप उसी तरीके से फॉलो होंगे। हो सकता है कि उनके बीच में हमारे कुछ और पॉइंट्स भी बन जाएं, या हम किसी और तरीके से काम करें, लेकिन वो हमारा एक मेंटल प्रोसेस है। वो मेंटल प्रोसेस होने के बाद जब हम उस काम को सीख लेते हैं, करने का तरीका सीख लेते हैं, उन स्टेप्स को अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, वो उसी को हम आगे जाके अपने काम को एक्सपीरियंस कहते हैं। हमें उस काम का इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, हम फटाफट उस काम को कर जाते हैं। अब आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, अगर बहुत छोटे बच्चे को देखेंगे अगर, तो उनका मेंटल प्रोसेस किस तरीके का है। उन्होंने किसी चीज़ को सहारा, हम अपने एक्सपीरियंसेस को चेंज भी करते हैं। मैं फिर कहूँगी कि अपने मेंटल प्रोसेस को हम टाइम टू टाइम हम मतलब चेंज भी करते रहते हैं। कैसे चेंज करते हैं, आज बच्चे ने कुछ पकड़कर चलना सीखा, छोटे बच्चे ने किसी चीज़ का सहारा लिया और वो खड़ा हो गया, और फिर धीरे धीरे उसने चलना सीखा। धीरे धीरे क्या होगा, वो अपने कुछ स्टेप्स, पहले वाले कुछ स्टेप्स को छोड़ देगा और नए स्टेप्स को अपना लेगा। वो अपने हाथों के सहारे से खड़ा होगा, बैठा हुआ बच्चा अपने आप खड़ा होगा और चलेगा। धीरे धीरे वो उन 2 हाथों वाले स्टेप्स को भी छोड़ देगा और फिर दोबारा से बैठेगा, और डायरेक्टली वो बिना सहारे के वो खड़ा हो जाएगा और चलना शुरू करेगा। उसके बाद दौड़ना शुरू करेगा। लेकिन जो मेंटल प्रोसेस कहता है वो ये कहता है कि आपने पहले क्या किया। सबसे बच्चे ने पहले बैठना सीखा, बैठने के बाद उसने रिड़कना सीखा, रिड़कने के बाद उसने किसी चीज़ का सहारा लेकर खड़ा होना सीखा, धीरे धीरे उसने चलना सीखा। लेकिन पहले के जो पॉइंट्स थे वो धीरे धीरे फेड होते जाते हैं, उनकी जगह नए पॉइंट्स अपनी जगह लेते रहते हैं। मेंटल प्रोसेस इसी तरीके से चलता रहता है, काम करता रहता है। अब आप खुद ही देखें कि अगर आपको कोई काम जो आपको आज बहुत अच्छे तरीके से आता है, क्या आपको जिस दिन आपने पहले दिन किया था वो उसी तरीके से आज भी आप करते हो? नहीं, कुछ ना कुछ आपने स्टेप्स, पहले वाले स्टेप्स को छोड़ दिया होगा। क्यों छोड़ दिया होगा? क्योंकि अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं रही, उनकी जगह नए स्टेप्स ने ले ली। तो ये मेंटल प्रोसेस हमारा चलता रहता है। जैसे हम कहें कि लर्निंग, अगर साइकोलॉजी में एक लर्निंग की एज पूछें अगर हम, कि लर्निंग की एज क्या होती है, हम किस उम्र में सीखते हैं, किस उम्र तक सीखते हैं, तो हम कब से कब तक सीखना शुरू करते हैं, ये क्या आपको मालूम है? नहीं, शायद ना मालूम हो। तो उसमें हम सीखते हैं जन्म से लेकर, जब हम पैदा हुए तब से हमने सीखना शुरू किया, और उसके बाद हम तब तक सीखते रहे जब तक हमारी मृत्यु होती है। यानी कि लाइफ लॉन्ग ये प्रोसेस चलता रहता है, इसी तरीके से चलता है। मेंटल प्रोसेसिंग उसी तरीके से चलती रहती है। हम पहले वाले स्टेप्स को, जो हमारे वैल्यूबल नहीं रहते हैं, उनको हम छोड़ते जाते हैं और उसकी जगह नए स्टेप आते जाते हैं। वही हमारे एक्सपीरियंसेस बन जाते हैं। अब आपके टीचर्स हैं, क्या जब वो स्कूल में पढ़ रहे थे तो उनके एक्सपीरियंस इसी तरीके के थे जो आज के हैं? नहीं, उनके एक्सपीरियंसेस कुछ चेंज हो गए होंगे। क्यों चेंज हो गए होंगे? क्योंकि तब वो उन कामों को सीख रहे थे, तब उन्होंने उन कामों को धीरे धीरे करना सीखा था। कामों को करने का तरीका वो सीख रहे थे, अब उनको वो काम बहुत अच्छे तरीके से आ चुका है। तो जैसे एक बहुत पुरानी कहावत है कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो मैन परफेक्ट कब होगा?
जब वो बार बार एक ही चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करता रहता है तो वो परफेक्शन में आ जाता है। तो आपके टीचर्स जो है वो परफेक्शन की ओर हैं, अब वो परफेक्शन की तरफ चल चुके हैं और आप अभी उस एक्सपीरियंस को ले रहे हैं, आप उन चीज़ों को अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन जब आप उस जगह पहुंच जाएंगे, यानी कि टीचर की जगह पर पहुंच जाएंगे, तो शायद आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में आज जितना टाइम लग रहा है उतना टाइम शायद आपको नहीं लगेगा। तो तीसरा हमारा हमने 2 पॉइंट अपने क्लियर कर लिए। इसके बाद आ जाता है आपका बिहेवियर। अब इन्हीं चीज़ों से मिलकर हमारा बनता है बिहेवियर। हम बिहेवियर में करते क्या हैं, हमने दूसरे को ये सब चीज़ें करते हुए देखा, उसी तरीके से हमने भी अपना बिहेवियर चेंज कर लिया। मेंटल प्रोसेस हो गया वही आपका मेंटल प्रोसेस, यानी कि पहले आपने उस चीज़ की प्रोसेसिंग की, उस चीज़ का एक्सपीरियंस किया, उस चीज़ को अपने एक्सपीरियंस में लिया, देन उसको आपने अपने बिहेवियर में ढाल लिया। जैसे कि आज आपको जो काम करना आता है, आप दुनिया को उसी तरीके से देखते हो, आपके बिहेवियर में वैसा ही चेंजेस आ जाता है जैसा कि आपने पिछला सीखा है, जैसे कि आपके एक्सपीरियंसेस हैं, जैसा आपने व्यवहार अब आप व्यवहार कर रहे हो वो सीखने के लिए आपको इन 2 चीज़ों की, मेंटल प्रोसेस और आपके एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से काम करते हैं। तो हमारा अगला जो पॉइंट आ जाता है, यहाँ तक हमने ये 3 पॉइंट अपने क्लियर कर लिए। आप कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन डालिए। साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। अब साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, इसकी रिसर्च हुई कब? अब साइकोलॉजी स्टडीज़ है बिहेवियर का। वो किसकी स्टडीज़ हमें बता रहे हैं कि बिहेवियर की स्टडी है। एक्सपीरियंस एंड मेंटल प्रोसेस, इन सब की आपकी स्टडीज़ हैं। किसकी स्टडीज़ है? साइकोलॉजी स्टडी है बिहेवियर, एक्सपीरियंस और मेंटल प्रोसेस की। इसमें दूसरी ही लाइन है, इट सिक्स टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन हाउ टू माइंड वर्क एंड हाउ डिफरेंट मेंटल प्रोसेस रिजल्ट इन डिफरेंट बिहेवियर्स। यानी कि आपका दिमाग हर सिचुएशन में अलग तरीके से काम करता है और हर किसी का अलग तरीके से काम करता है। यानी कि आप 5 जनों को, अगर मैं आज कोई अगर आपको काम देती हूँ तो क्या होगा कि आपका वो मेंटल प्रोसेस जो है ना वो बिल्कुल अलग तरीके से काम करेगा। आपको समझ में आया हो शायद थोड़ा सा, तो इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे किस तरीके से। अब हमने कोई एग्जांपल दिया कि आपको एक मैथ का क्वेश्चन दे दिया गया, 3 बच्चों को क्वेश्चन दिया गया, लेकिन तीनों बच्चों ने अलग अलग टाइमिंग पे सॉल्व किया। क्यों? क्वेश्चन तो एक ही था, पढ़ाया भी उसी तरीके से गया था, पढ़ाने वाला टीचर भी सेम था, लेकिन तीनों बच्चों को अलग अलग टाइम क्यों लिया? क्योंकि किसी की मेंटल प्रोसेसिंग फास्ट होती है, किसी ने उसको किसी तरीके से समझा है, किसी ने उसको किसी तरीके से समझा। ये सब आपका मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंस और उसके बाद आता है आपका बिहेवियर। तो जो पहली आपकी, मैं एक और चीज़ इसमें थोड़ा सा रोकना चाहूँगी और बताना चाहूँगी, जो मेंटल हमारी जो डिसिप्लिन, हमारा जो ये 3 चीज़ें आती हैं कि साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस एंड साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस। तो ये आई कहाँ से? ये तीनों चीज़ें हमारी रिसर्च में आए कहाँ से? ये 3 चीज़ें हमारी कहाँ से रिसर्च में आ जाती हैं? लेकिन 1879 में पहली रिसर्च लैब बनाई गई साइकोलॉजी की। उससे पहले तो कोई लैब नहीं थी। हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट्स की लैब होती हैं, कई सारे सब्जेक्ट, मोस्ट प्रॉब्ली सभी सब्जेक्ट की लैब्स होती हैं। लोग उसमें आपकी ये लास्ट इसी लाइन में सबसे लास्ट पैराग्राफ में ही है कि साइकोलॉजी इन 1879 आपको उसकी लैब बनाई गई। अब अगर हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो साइकोलॉजी में तीनों चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, मेंटल प्रोसेस, देन एक्सपीरियंस और उसके बाद बिहेवियर। ये 3 पॉइंट हमारे मेन हैं। इन्हीं को लेकर हम साइकोलॉजी की रिसर्चेस करते हैं, इन्हीं को लेकर हमने आगे काम करना होता है। तो साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन में इसका है क्या रोल, इन 3 चीज़ों का रोल क्या है? तो इन 3 चीज़ों का रोल इस तरीके से है, क्योंकि बहुत सारे चलो मैं आपको इसमें ना एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ आपको पहले, कि एक इंसान है जो किसी चीज़ के पीछे दौड़ा चला जा रहा है। एक ट्रेन जा रही है या बस समझ लीजिए, वो जा रही है और उसके पीछे वो लगातार भाग रहा है। तो क्या होगा कि जो भी उसको कोई देख रहा होगा, जो पर्सन भी उसको देख रहे हैं, जितने भी रास्ते में लोग आ रहे हैं और उसको देख रहे हैं, क्या होगा
कि वो लोग अपने अपने व्यूज़ देंगे। इसमें पहला ही आपका पॉइंट आ जाता है कि हर कोई अपना, व्हेन वी ऑब्जर्व अदर एज अ ले और कॉमन पर्सन, आवर ओन पॉइंट्स और व्यू और आवर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड इन्फ्लुएंस आवर इंटरप्रिटेशन ऑफ देयर बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। तो उसके ऊपर हमारे क्या होगा कि हम उसको कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, क्यों भाग रहा है, क्या हो गया, ऐसा क्या हुआ जो इसको इसके पीछे भागना पड़ रहा है। तो हम बहुत सारे हमारे माइंड में जो है ये प्रोसेसिंग चलती है, लेकिन हमने जो मेंटल प्रोसेस के थ्रू जो चीज़ें सीखी होंगी, जिसका हमने एक्सपीरियंस किया होगा, लेकिन और हमारा उसके ऊपर जो बिहेवियर वो जो उस टाइम वो बिहेवियर कर रहा है उसको अगर हम ऑब्ज़र्व करेंगे, ऑब्ज़र्व करने के बाद हम लोग उसको क्या करते हैं, एनालाइज़ किया हमने, और एनालाइज़ करने के बाद हमने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया। अब जैसे आपने इंग्लिश एक फ़िल्म देखी होगी, तो उसमें था कि एक वर्ड था उसमें, क्या हम उसको जजमेंटल कहते हैं, कि जजमेंटल हो जाना, यानी कि जजमेंटल कैसा हो जाना कि उसके लिए आपने एक पुख्ता सबूत, पुख्ता जो है अपना एक व्यू बना लिया, एक स्ट्रॉन्ग आपका जो है वो व्यू बन चुका है कि वो ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ एक स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं है, वो एक स्ट्रॉन्ग व्यू है और यहाँ एक स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं है। वहाँ आपने चलते जाते एक आदमी को एक पर्सन को आपने ऑब्ज़र्व किया, और ऑब्ज़र्व करने के बाद आपने एक अपने माइंड में एक सेटअप कर लिया कि ये शायद चोरी करके भाग रहा होगा, या इसकी ट्रेन छूट रही होगी, इसको लेट हो गया होगा, हो सकता है ट्रेन में इसका कुछ सामान रह गया या बस में इसका कुछ सामान रह गया, शायद इसलिए इसके पीछे भाग रहा है, या ये लेट पहुंचा है इसलिए बस को पकड़ने के लिए भाग रहा है। तो ऐसे बहुत सारे व्यूज़, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू हमारे माइंड में आते हैं, और हम उस चीज़ को सोचकर और उसको ऑब्ज़र्व करके हम अपना ओपिनियन उस टाइम पर दे देते हैं। अब ओपिनियन देने के बाद क्या होता है, अगला हमारा आता है जैसे एक्सपीरियंस। अब बिहेवियर के ऊपर हम अपना एक्सपीरियंस देते हैं, देयर बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। अब वो उसको एक्सपीरियंस, या तो दूसरे जो साइकोलॉजिस्ट हैं, इसमें दो जनों के व्यूज़ होते हैं, या तो हमने ऑब्जर्व करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, और दूसरा साइकोलॉजिस्ट क्या कहता है कि किसी एक्सपीरियंस बंदे से बात करो, उससे पूछो और तब अपना सारी बातों को लेकर व्यू दो। यानी कि उसके पीछे, जब तक आप उसके पीछे तक जाकर, यानी कि जब हमारे जो केसेस सॉल्व होते हैं, जो पुलिस जो केस सॉल्व करती है, या सीबीआई जो केस सॉल्व करती है, या ये वकील जो केस सॉल्व करते हैं, वो पहले क्या करते हैं, उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल करते हैं, कैसे शुरू हुआ, एक एक चीज़ का एनालाइज करते हैं, एक एक चीज़ को देखते हैं, बहुत ध्यान से देखते हैं कौन सी चीज़ पहले इस्तेमाल की गई हो, और अपने माइंड में एक वो पिक्चर बना लेते हैं कि इस तरीके से ये काम हुआ होगा, या ये जो है क्राइम हुआ होगा। तो वो जो पॉइंट ऑफ व्यू हम सारा कुछ अपने दिमाग में एक सेटअप करते हैं, हो सकता है वो सही भी हो और हो सकता है वो गलत भी हो, दोनों ही चीज़ें हैं। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो साइकोलॉजी में इसी तरीके से हम लोग दो कॉन्फ्लिक्ट के साथ साथ हम लोग चलते हैं हमेशा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब आप कहोगे कि इसमें हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, तो फिर पढ़ने का ही क्या फ़ायदा है, इसको पढ़ें क्यों। लेकिन पढ़ने का इसलिए फ़ायदा है क्योंकि आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू का पता कैसे चलेगा कि आप अपना सही सोच रहे थे। अब आपने किसी इंसान को देखा, जज किया, और उसके लिए अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू तैयार कर लिया, ये तो ऐसा ही है, तो ऐसा ही है, तो आपने कैसे सोचा हुआ ऐसा ही है, क्या पता वो ऐसा ना हो सकता है, ये तो माना ही जा सकता है कि नहीं होगा ऐसा। अब इसमें भी आपके दो जो हैं मेजर, जो आपके आ जाती हैं थिंकिंग साइकोलॉजिस्ट की, पुराने जो पहले के जो हमारे साइकोलॉजिस्ट थे, वो अपने व्यूज़ देते थे और वो सेल्फ स्टडीज़ किया करते थे। तो उसमें आपका एक पॉइंट आता है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन। दो तरह की साइकोलॉजी है। एक इंडियन जो साइकोलॉजिस्ट जो अपना बताते हैं कि जो एक्सपीरियंस करते हैं वो हमारा सेल्फ रिफ्लेक्शन से होता है। अब रिफ्लेक्शन आप कहेंगे, रिफ्लेक्शन क्या है, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड एनालाइज आवर कॉन्सिक्वेंस एक्सपीरियंस, यानी कि जो काम अब हमारे सामने हो रहा है और हमने जो एक्सपीरियंस किया है, उन दोनों को मिलाकर हम अपना व्यू देते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी कि अपने आप को देखना, अपने आप को जज करना, अपने आप को एक बार दोबारा से जानना, अपने आप को उस चीज़ का, क्या मैं सही था, क्या मैं सही कह रहा था। ये चीज़ हमारे दिमाग में अक्सर आती है, क्या हम सही थे, इस बात पे हम क्या सही थे, हमने क्या सही जजमेंट दिया था, हमने ये काम क्या सही किया है। तो वहाँ हमारा एक्सपीरियंस के साथ हमारी चीज़ें जुड़ जाती हैं जो हमने अब तक एक्सपीरियंस किया है।
अब एग्ज़ाम सॉल्व करने जाते हैं, अब एग्ज़ाम पेपर जब एग्ज़ाम आते हैं आपके तो एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करते हैं। कई बच्चों का एक्सपीरियंस होता है कि हम पेपर को सही से अटैम्प्ट कैसे करें, ये सिखाया भी जाता है आपको, क्लासरूम्स में भी सिखाया जाता है कि पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना चाहिए। लेकिन हर एक टीचर आपको अलग अलग तरीके की चीज़ें बताएगा, ऐसे अटैम्प्ट करना चाहिए, नहीं वो दूसरा कहेगा इस तरीके से अटैम्प्ट करना चाहिए, फिर तीसरा टीचर कहेगा आपको इस तरीके से अटैम्प्ट करना चाहिए। सबके एक्सपीरियंसेस अलग हैं, इसीलिए सबके पॉइंट ऑफ व्यू भी अलग अलग हैं। अब शायद आपको समझ में आ गया हो कि सेल्फ रिफ्लेक्शन है क्या, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इसी तरीके से रिफ्लेक्ट किया है, अपने आप को वो सेल्फ रिफ्लेक्शन इसी तरीके से करते हैं, क्योंकि वो गलतियां कर करके हमने उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर लिया है कि नहीं भाई इस तरीके से हम ज़्यादा अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हैं और ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्या होता है, सही टाइमिंग पर एग्ज़ाम का जो टाइमिंग है आपका 3 घंटे का या 4 घंटे का या 2.5 घंटे का या 2 घंटे का, 2 घंटे में हमारा जो पेपर है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाना चाहिए। हमारा बिल्कुल सही सारा पेपर जो है, जितने क्वेश्चंस हमें अटैम्प्ट करने हैं अपने एग्ज़ाम पेपर में वो हमारे सारे अटैम्प्ट हो जाएं। लेकिन क्या होता है, ऐसा हो जाता है नहीं, पहला जो फर्स्ट जो आप पेपर दोगे उसमें आपका ज़रा कुछ ना कुछ आप ये कहोगे ये रह गया, इसमें ये रह गया था, इसमें ये रह गया था। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम अपने आप जाओगे एग्ज़ाम देने के लिए, जब दूसरा एग्ज़ाम आपका सेकंड एग्ज़ाम जब होगा तो क्या होगा, वो जो सेल्फ रिफ्लेक्शन है ना आपका, वो आपको चोट करेगा। पिछली बार मैंने ये गलती करी थी, इस बार मैं ये गलती नहीं करूँगा और इसको इस तरीके से करूँगा। तो क्या होगा कि उसमें आपका और अच्छे तरीके से रिजल्ट आएगा। लेकिन वहीं जो वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट हैं, जो बाहर के जो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं कि सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ नॉलेज इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस, ये भी सही है कि हम उसको कैसे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ नॉलेज, यानी कि जो सेल्फ रिफ्लेक्शन था हमने अपने आप को एनालाइज किया, उसके साथ क्या हो गई, हमारी नॉलेज भी जुड़ गई। नॉलेज किस तरीके से जुड़ गई, गलती की और हमने उससे सीख ली, हमने उसको लर्न किया कि इस तरीके से हमें काम नहीं करना, हमें अपना जो है टाइप ऑफ वर्किंग हमको चेंज करना पड़ेगा। हमने उसको चेंज किया, नया एक्सपीरियंस आया और हमने उसके साथ काम किया। तो सही दोनों ही हैं, गलत दोनों में से कोई भी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ के साइकोलॉजिस्ट का सिर्फ सेल्फ रिफ्लेक्शन के ऊपर है और जो उनका है सेल्फ रिफ्लेक्शन और एनालाइज के ऊपर है हमारे यहाँ का। और बाहर का जो है, जो वेस्टर्न मैनी वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट हैव आल्सो बिगन द emphasizes the role of self reflection and self knowledge in understanding human behavior and experience, regardless of the difference in the way psychologists go about the studies of behavior, mental process and experience, behavior, mental process and experience. They seek the understand and explain them in systematic and वेरीफाइबल मैनर। यानी कि वही तरीका तो वही आ गया आपका फिर से कि आपको मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंस और बिहेवियर, इन्हीं 3 चीज़ों के साथ आपके जो हैं आपके काम होते हैं और आप अपना रिएक्शंस देते हैं। अब इसमें अगला ही आपका एक पैराग्राफ है कि साइकोलॉजिस्ट थ्रू दैट थ्रू इट इज़ ए वेरी ओल्ड नॉलेज डिसिप्लिन इज ए यंग साइंस इफ एन वन वर टू टेक द ईयर ऑफ द फाउंडिंग ऑफ द फर्स्ट लेबोरेटरी साइकोलॉजी। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि फर्स्ट लेबोरेटरी जो साइकोलॉजी की जो ओपन हुई, जो शुरू हुई, इस्टेब्लिश हुई, तो उसका जो शुरू होने का सन था, ये आपका जो ईयर था वो 1879 था। ये आपके क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है कि साइकोलॉजी की फ़र्स्ट लैब कब ओपन हुई और किसने ओपन करी। अब ओपन करने वाले थे लिप्जिंग, और खुली कब, ये ओपन कब हुई, 1879 में। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बन सकता है कि एक जो साइकोलॉजी की लैब है वो फर्स्ट एस्टैब्लिश कहाँ हुई और किसने की और कब की। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये इसमें आ जाता है कि ये यंग साइंस कैसे है। अब यंग साइंस ये इस तरीके से है क्योंकि ये हर तरह के बिहेवियर को, हर ह्यूमन एज के बिहेवियर को हम इसकी स्टडीज़ करते हैं। अब हम इसमें बात कर रहे हैं साइकोलॉजी को हमने साइंस किस लिए, साइंस कैसे कंसिडर करते हैं। साइंस कंसिडर करने का इसमें 2 रीज़न्स हैं इसमें आपके, कि साइंस जनरली इसको जो रखा जाता है साइकोलॉजी को, वो आर्ट्स कैटेगरी में रखा जाता है। अभी भी आप अगर देखेंगे तो ये आर्ट्स का सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन
अभी इस टाइम साइकोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट, साइंस का सब्जेक्ट भी और आर्ट्स का सब्जेक्ट भी, इन दोनों के सब्जेक्ट में इसको कंसिडर किया जा रहा है। वो क्यों किया जा रहा है साइंस के सब्जेक्ट में और आर्ट्स के सब्जेक्ट में? आर्ट्स में तो ये पहले से ही था, क्योंकि इस थोड़ा सा इजियर सब्जेक्ट भी कहा है कि आसान है इसलिए आर्ट्स। लेकिन अब इसको साइंस के सब्जेक्ट में रखना, जिसमें आपके एससी, एमएससी डिग्री, यूनिवर्सिटीज़ डिग्रीज़ में जो आपका है, इसमें भी आपके जो है बहुत मेनली आपके जो दो स्ट्रीम्स हैं, दोनों स्ट्रीम्स में आपके साइकोलॉजी को किया गया है। उसमें भी आपके साइकोलॉजी को दो पार्ट्स में बांट दिया गया है। एक तो आपका न्यूरो साइंस और दूसरा आपका कंप्यूटर साइंस। तो न्यूरो साइंस तो आप समझ रहे होंगे, न्यूरोलॉजिकल, जो आपके दिमाग से, ब्रेन से जुड़ी हुई जो आपकी हैं चीज़ें, उसके साथ उस साइकोलॉजी को जोड़ा जा रहा है कि ह्यूमन की स्टडी करने के लिए, ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, ह्यूमन एक इंसान के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, उसकी डे टू डे लाइफ को स्टडी करने के लिए, इस सिचुएशंस को स्टडी करने के लिए भी इसको न्यूरो साइंस और कंप्यूटर साइंस में जोड़ा गया है। न्यूरो साइंस में, बेसिकली न्यूरो साइंस में इसीलिए जोड़ा गया है। अब न्यूरो साइंस की अगर बात करें तो दिमाग में हमारे जो चीज़ें हैं जो किस तरीके से चलती हैं, हम अलग अलग सिचुएशंस पर कैसा बिहेव करते हैं, कैसा हम रिएक्शन देते हैं, वो हमारा सभी चीज़ें जो हैं वो न्यूरोलॉजिकल जुड़ी हुई होती हैं। अब न्यूरोलॉजिकल जुड़ी हुई होती है तो इसको इसीलिए न्यूरो साइंस कहा जाता है। आपके दिमाग से, वो ब्रेन से सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अब आप इसी चीज़ को ले सकते हैं कि बहुत कई पुरानी फिल्में जिसमें याददाश्त चली जाती है, और उस टाइम भी उसको डॉक्टर के पास ही लेके जाते हैं, बड़े किसी डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। क्यों? ताकि वो उसके ब्रेन की स्टडी कर सके, उसको ब्रेन की स्टडी कर सके और उसका पता लगाया जा सके कि उसको ऐसा, इसके साथ हादसा क्यों हुआ। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो लोगों को डराते हैं, बड़े होने के बाद भी हमें उन चीज़ों से डर लगता है। तो यानी कि उसका पास्ट से कुछ ना कुछ ऐसा रिलेशन होगा, उसके ब्रेन में कुछ कहीं ना कहीं वो बात अटकी हुई होगी, या उसको वो चीज़ें याद आ जाती होंगी बार बार कि वो मेरे साथ ऐसा तब हुआ था। और उस टाइम आगे जैसे जैसे वो एज बड़ी हो जाती है तो उसको उस चीज़ से डर लगना, भय लगना, ये सब नॉर्मल चीज़ें हो जाती हैं। और इसीलिए इसको साइंस का नाम दिया जाता है। इसीलिए इसको साइंस की, जैसे साइंस में स्टडी होती है, साइंस में थीसिस बनाए जाते हैं, साइंस में एक काम पूरा किया जाता है। एक छोटा सा कोई भी जैसे आप कोरोना की अब दवाई ही ले लीजिए, कोरोना की मेडिसिन हमारे यहाँ बनाई गई। तो कोरोना की मेडिसिन बनाने से पहले हमने उस चीज़ को स्टडी किया कि कोरोना बीमारी है क्या एक्चुअल में, बीमारी को स्टडी किया। और बीमारी की स्टडी के बाद हमें जो चीज़ें फैक्ट सामने हमारे आए कि किन चीज़ों की वजह से वो हो रहा है, उन चीज़ों को देखकर, ऑब्जर्व करके, एनालाइज करके, मेथड्स तैयार करके, मेथड्स को ऊपर फॉलो अप करके, कई बार उन चीज़ों के ऊपर रिसर्च करने के बाद वो मेडिसिन तैयार हुई। इसी तरीके से न्यूरो साइंस में भी इंसान के ब्रेन की पूरी स्टडी की जाती है। उसको पहले पूरा ऑब्जर्व किया जाता है, पहले बायोलॉजिकल उसको ऑब्जर्व किया जाता है, उसके बाद उसको एनालाइज किया जाता है, उसको ब्रेन को एनालाइज किया जाता है, चेक किया जाता है, उसके बाद कहीं जाकर हम सही नतीजे पर पहुंचते हैं। बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जो न्यूरोलॉजिकल जुड़े हुए हैं, जिनकी स्टडीज़ की जाती है, जिनके मेथड्स तैयार किए जाते हैं, जिनके साथ टेक्निक्स लगाई जाती हैं। अब जहाँ टेक्निक की बात आ जाती है, टेक्निक लगाई जाती है, मेथड्स लगाए जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपके साइंस में कंसिडर इसीलिए किया जाता है। और दूसरा आ जाता है आपका कंप्यूटर साइंस। अब कंप्यूटर साइंस, आप कहेंगे कि कंप्यूटर साइंस में साइकोलॉजी कहाँ से आ गई भाई? कंप्यूटर साइंस तो कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं, या कंप्यूटर में कई चीज़ों के बारे में और डाटास के बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन कंप्यूटर साइंस खाली सिर्फ यही तो नहीं है जो आप अपने घर में कंप्यूटर यूज़ करें, खाली उसी को कंप्यूटर साइंस कह लेंगे हम नहीं, उसको हम आगे कैसे जोड़ेंगे। अब हमारी बहुत सारी ऐसी टेक्निकल मशीनरीज़ हैं, एमआरआई की, ईईजी की, ईसीजी की, और जो बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं जो हमारे ब्रेन के बारे में हमें बताती हैं।
तो कहीं ना कहीं न्यूरो साइंस और कंप्यूटर साइंस दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। किसी भी ब्रेन का एनालाइज करने के लिए हमें आपका ईसीजी, एमआरआई, ये सब कुछ ईईजी करना पड़ता है। उससे पहले हम उसके बारे में कुछ नहीं पता चलता कर सकते। उसके लिए भी हमारे फिनोमिनाज बने हुए हैं, पहले से ही हमारी धारणाएं बनी हुई हैं, या मैं कहूँगी धारणा नहीं कह सकते, मेथड्स हमारे पहले से ही तैयार हैं। उस मेथड पे अगर हमारा ब्रेन बिल्कुल सेट बैठता है तभी हम आगे रिसर्च कर पाते हैं। अब कहें कि आईटी में, इसका आईटी एरिया में इसका साइकोलॉजी का कैसे हेल्पफुल है, साइकोलॉजी कैसे हमें हेल्प करती है। तो साइकोलॉजी हमें बहुत तरीके से हेल्प करती है। किसी भी कंप्यूटर को, जो आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं, इसमें एक पॉइंट है, आईटी एरिया बोथ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन and artificial intelligence cannot possible grow without psychology knowledge in cognitive process। पहले ही इसमें लिख दिया गया है कॉग्निटिव प्रोसेस, यानी कि जब तक हम सामने वाले को, जब तक हम एक इंसान के बारे में पूरा एक जानकारी नहीं ले लेंगे, जब तक उसके बारे में हम जान नहीं लेंगे, हम कैसे उसके लिए एक कंप्यूटर तैयार कर सकते हैं, कैसे उसके लिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार कर सकते हैं। बहुत सारे देशों में, बाहर के देशों में भी अगर आप देख रहे हो तो हाथ या पैर जिनके कट जाते हैं उनको एक आर्टिफिशियल लगाया जाता है हाथ। तो क्या ऐसे ही लगा दिया जाता है, उठाया और लगा दिया किसी को, कैसा भी नहीं, उसको उसके ब्रेन के साथ, आजकल तो इस तरीके के भी हाथ और पैर या बॉडी पार्ट्स लगाए जा रहे हैं जो उसके बॉडी के साथ बिल्कुल एक्चुअल मैच करते हैं। आपके ब्रेन ने कहा ये ग्लास उठाना है तो वो ग्लास ही उठाएगा, वो कुछ और नहीं उठाएगा। लेकिन कैसे? उसको उस ब्रेन की पहले, जब तक उस बॉडी की, उस ब्रेन की पूरी नॉलेज नहीं होगी, जब तक वो उसको उस तरीके का पार्ट कैसे देगा। तो हो गया ना आपका आईटी से उसका मैच। आईटी के लिए भी साइकोलॉजी बहुत ज़रूरी है। जब तक हम सामने वाले की कॉग्निशन को, जब तक उसके संज्ञान को नहीं समझते, सो कॉग्निशन का मतलब संज्ञान, यानी कि आपके कॉग्निशन में जो चीज़ हमें लानी है आपके कॉग्निशन में पहले से ही, उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कैसे जोड़ेंगे। अब वो जोड़ने के लिए हमें उसके साथ काम करना पड़ेगा। काम करने के लिए हमें उसे समझना पड़ेगा, एक ह्यूमन बीइंग को समझना पड़ेगा। इसी तरीके से सारी साइकोलॉजी जो है वो काम करती है। अब इसमें एक अलग एक पॉइंट एक और आ जाता है, इफ़ वी कैन कलेक्ट डाटा सिस्टमेटिकली अंडर कंट्रोल कंडीशंस। जब तक हम इफ़ वी कैन, यानी कि हम उसके बारे में, जब भी हम लोग सारा सिस्टमेटिकली सारे डाटास को जब तक हम ले नहीं लेते, उसी तरीके से हमारी साइंस जो है काम करती है। रिसर्च को करने के लिए भी पहले हमें डाटास कलेक्ट करने पड़ते हैं। किसी भी रिसर्च को करने के लिए, किसी मेडिसिन को भी तैयार करने के लिए, किसी दवाई को तैयार करने के लिए भी हमें पहले डाटा कलेक्ट करने पड़ते हैं। बॉडी किससे डाटा लेना पड़ता है, उसका इनडायरेक्टली डाटा लेना पड़ता है, डायरेक्टली डाटा लेना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें उस चीज़ को तैयार करने से पहले हम काम करते हैं, और काम तब होगा जब वो डाटा हमारे पास पूरा होगा। अब आपके लास्ट में एक और ये लाइन आ जाती है, psychology as a social science focus on how behavioral phenomena can be explained in terms of the interaction that take place between the person and the social cultural context of which he is a part. Each behavior phenomena is assumed to have multiple cases. Let us now discuss these two streams सेपरेटली। अब हमें इस चीज़ को सेपरेटली कैसे, हम इसको अलग अलग नहीं कर सकते। सोशल साइंस और हम डिसिप्लिन या साइकोलॉजी को हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने कल्चर से, जहाँ से हम लोग आए हैं, हमारा बिहेवियर उसी टाइप से होगा, हम उसी तरीके से काम करने का तरीका जानते हैं। हम डिसिप्लिन साइंस के बारे में सारा कुछ इसमें पढ़ चुके हैं। होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो आएगा साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं फिर से। थैंक यू, बाय बाय।